क्या लगता है, आरएसएस अच्छा है या राजनीति अच्छा है? क्यों गोविंदाचार्य जी शादी नहीं किए? शादी नहीं की, इसी काम में हुआ। ऐसा एक बार ऐसा भी हुआ कि हमारे सामने प्रपोजल आया, हम प्रचारक से कि जब जब भारत की संस्कृति पर संकट आए हैं, अंधेरा गहरा हुआ है, तब तब अंधियारे के विरुद्ध किसी न किसी एक रोशनी ने नई राह दिखाई है। इस दिए का नाम है कोडिपाक्कम नील मेघाचार्य गोविंदाचार्य। मैं बहुत छोटा पत्रकार हूँ, आपको इंटरव्यू करने के काबिल नहीं हूँ, फिर भी करने का चाहता हूँ बहुत साल से। हम सब लोग दोस्त हैं, इतना मुझे मालूम है। आप बहुत सारा विचारधारा रखते हैं और राजकीय में, पॉलिटिक्स में जब बीजेपी के नेता थे, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे लिटिगेशंस आपने फेस किया है। वो अभी तो उसके बारे में मैं ज़्यादातर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। राजकीय मतलब पॉलिटिक्स में जो गोविंदाचार्य जी थे, अभी गोविंदाचार्य जी पॉलिटिक्स में नहीं है। जो हमारा दिमाग था कि बौद्धिक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक तीनों प्रकार के काम में लगना है। इसे सोच करके सत्ता और दल की राजनीति से छुट्टी दी थी और हमको लग रहा था कि देश के आगे जो चुनौतियां हैं, केवल सरकार से समाधान ढूंढना ठीक नहीं है, समाज का भी योगदान होना चाहिए। ये समाज के स्तर पर मैं काम करूं, ऐसा मैंने मन बनाया था, क्योंकि अनुभव और आया था। 3 सत्ता परिवर्तनों का मैं सक्रिय साक्षी रहा हूँ, चाहे बिहार आंदोलन से जनता पार्टी तक, या बोफोर्स से वीपी सिंह की सरकार तक, या राम जन्मभूमि आंदोलन से अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री तुम्हारी सरकार। इसलिए क्या तो देखा मैंने, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है, मेरा अनुभव है। फिर ये मुझे लगा समाज और सरकार दोनों की भूमिका आवश्यक है, और उसके लिए समाज के स्तर पर और सक्रियता होनी है। सज्जन शक्तियों को एक्टिव और असर्टिव बनाना है, ये लक्ष्य रखा, उसमें से आया। और ये आया कि समाज में भी लोगों का मानस परिवर्तन हो, इसके लिए शिक्षा और संस्कार की व्यवस्था थोड़ी बेहतर हो पावे। इन सब बातों को सोचकर बौद्धिक भी, रचनात्मक भी, आंदोलनात्मक भी, तो बौद्धिक कामों के लिए कौटिल्य शोध संस्थान, रचनात्मक कामों के लिए भारत विकास संगम, आंदोलनात्मक कामों के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, इन तीनों प्लैंक्स पर मैंने काम करने का तय किया। आज वो भी करते हुए 2003 से 21-22 साल हो चले। जाने अनजाने ऐसी कई बातें हुई जिनके कारण 2000 बीतते बीतते भाजपा नेतृत्व और गोविंदाचार्य के बीच फासले बहुत बढ़ गए। ऐसे में उनके सामने 2 विकल्प थे, या तो वे थोड़ा समझौता करके भाजपा में बने रहते या अपने लिए एक नए रास्ते की तलाश करते। गोविंदाचार्य ने अपने लिए दूसरा रास्ता चुना। वो भाजपा की सक्रिय राजनीति छोड़कर अध्ययन अवकाश पर चले गए। बनारस के शूर टंकेश्वर मंदिर में उन्होंने 6 महीने आत्मचिंतन किया। इसके बाद वे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर भारत को नए सिरे से देखने और समझने में लग गए। आप भारत विकास संगम ऐसे बौद्ध संस्था आप स्थापना कर चुके हैं। भारत विकास संगम का काम क्या है? तो देश में अच्छा काम कर रहे लोग हैं, एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के साथ संवाद करें, संवाद से जो सहमति आवे, तो सहमति पर एक दूसरे का सहकार करें, तो सज्जन शक्ति खड़ी होगी। आप बहुत सारे भारत विकास संगम के द्वारा बहुत सारे सम्मेलन कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, लाखों लोगों को इकट्ठा करने का एक काम कर चुके हैं, उनको नॉलेज देने का काम कर चुके हैं। ये सब फल दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि बीज अब अंकुरित हो चुके हैं, पौधे के रूप में हैं, अब अपने बल पर भी चल पड़े हैं सभी। कैसे बता सकते हैं? जैसे बता रहा हूँ मैं, झाबुआ जिला मध्य प्रदेश का 80-85% आदिवासी जनसंख्या है वहाँ पर।
पहले वहाँ एक फसल लेते थे मक्के का, बाकी समय सड़क पर हिमाचल प्रदेश में पुल बनाने में मजदूरी करते थे। अब वहाँ का चित्र बदला है। वहाँ पर लोग 2 फसल, कुछ कहीं कहीं 3 फसल तक लेने लगे हैं और अपने मन से सिंचाई की व्यवस्था उन्होंने की, अपनी सहयोग से, सत्ता के सहयोग से नहीं। वहाँ के जो आदिवासियों की परंपरा है हलमा जन अभियान, इस सब के आधार पर वहाँ पर वाटर इरिगेशन की व्यवस्था हो पाई। इसी प्रकार धीरे धीरे जब ये हो गया तो 1 क्रॉप की जगह 2 क्रॉप, तो जो पूरा परिवार उठकर मजदूरी के लिए चला जाता था अब केवल पुरुष जाने लगे, बाकी माँ बच्चा रह गए गांव में। उनकी शिक्षा की भी जरूरत है, स्कूल शुरू हो गए, स्वास्थ्य की जरूरत है, चिकित्सालय शुरू हो गए। इसमें समाज का भी सहयोग रहा और सरकार का भी सहयोग रहा। उसी तरह से आप देखिए राजस्थान में लापोडिया गांव है। लापोडिया गांव में लक्ष्मण सिंह जी हैं, उन्होंने जल संरक्षण से शुरू किया, तालाब बनाए। तालाब के लिए लोकल ही इंजीनियर्स की प्लानिंग का सहारा लिया। उन्होंने अब ऐसी गांव की स्थिति बनाई है कि चिड़िया के लिए चिड़ियाघर बनाया है, जिसमें अलग अलग ऊंचाई पर दाने रखे रहे, अलग अलग चिड़िया की रुचि के अनुसार वो दानों को चुगते हैं। इस प्रकार उन्होंने चूहा घर बनाया। चूहा घर, चूहों को मारा न जाए, एक एनक्लोजर में छोड़ दिया जाए। तो एनक्लोजर में दाना जो भी चाहते हैं गांव के लोग आके वहाँ पर खिला लें। गणेश जी की अर्चना हो जाएगी उससे। ओके। ऐसे कई काम जगह जगह पर लोगों ने किए हैं। तो वो सब लोग इस बार यहाँ गुलबर्गा में सेडम के पास जो स्थान है वहाँ नीलहरी, वहाँ पर इस बार दिखाई पड़ेगा दृश्य। देश के लगभग 500-600 रचनात्मक कामों का प्रतिनिधित्व होगा। 500-600 लोग रचनात्मक कामों से 5-6 हज़ार लोग परमानेंटली रहेंगे 10 दिन। इसी तरह से उनके साथ में आए हुए लोग जो रहेंगे वो, उसके अलावा कर्नाटक प्रांत से बसों से और बाकी से लोग आने वालों की संख्या वो अलग है। अपेक्षा की जाती है कि लाखों में 9 जिलों में लोग आएंगे। 81 है। अभी भी आपका जो ताकत है, एनर्जी है, एक्टिविटी है, ये छोटे छोटे वालों को भी शर्मा जाता है। ऐसा एक्टिविटी आपके तय में है, तो ये लाने के लिए आप क्या करते हैं हर रोज? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और आजन्म रहूँगा। दूसरी बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन में मेरी आस्था यथावत है और हमेशा बनी रहेगी। तीसरी बात, मैं अब किसी राजनैतिक दल की सदस्यता को ग्रहण नहीं करूँगा, किंतु एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व से कभी विमुख नहीं होऊंगा। चौथी और अंतिम बात, देश की संपूर्ण सज्जन शक्ति के बीच संवाद, सहमति एवं सहकार स्थापित करने का प्रयास करूंगा, ताकि सभी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में सम्मिलित रूप से अपना योगदान कर सकें। गोविंदाचार्य अब राजनीति के ग्लैमर से दूर जनता के बीच थे। मैं मानता हूँ जो काम हाथ में लिया था 1960 में संघ का स्वयंसेवक बनते समय, 1961 में प्रतिज्ञा ली थी और 62, 63, 64 में संघ शिक्षा वर्ग किया था, 65 से प्रचारक निकला था। तो हमारे सामने 2 लक्ष्य था। देश का पुनर्निर्माण होना, यानी देश के सभी नागरिकों के बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होना, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, पेयजल और ऊर्जा। दूसरा, हमारा देश दुनिया में गौरव का स्थान प्राप्त करे। 2 लक्ष्य लेकर ही मैं उतरा 1960 में। अभी भी लक्ष्य कहाँ पूरा हुआ? मुझे क्या हक है हट जाने का? लक्ष्य पूरा होने तक लगना है। तो वो जो लक्ष्य है वो प्रेरणा देता है, वो संकल्प दिलाता है, वो धीरज भी दिलाता है, उत्साह भी बढ़ता है। अच्छे काम देखता हूँ तो उत्साह बढ़ता है। जो काम में कई बार दिक्कतें आती हैं
अनपेक्षित मानव निर्मित दिक्कतें आती हैं तो सहानुभूति का भाव जगता है। ईसा मसीह ने एक बार एक बात कही थी, फादर फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे डू। ओके। तो वो जानते नहीं वो बेचारे क्या कर रहे हैं। तात्कालिक गेन की तुलना में लॉन्ग टर्म लॉस के प्रपोजिशन को जी रहे हैं। फिर दया आएगी, करुणा आएगी, क्रोध नहीं आएगा, क्षोभ नहीं होगा। गोविंदाचार्य जी आरएसएस के तरफ क्यों आए और आरएसएस के दौरान क्या क्या कर चुके हैं आप? मैंने जो बताया आपको, संघ का स्वयंसेवक बना था तो पीछे मुझे यही लगा कि व्यक्ति राष्ट्रीय पुनर्निर्माण इज इक्वल टू, जो मैंने लक्ष्य बताया, 2 लक्ष्य बताए, बुनियादी जरूरतों की पूर्ति और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान देश को प्राप्त करना लक्ष्य रखा। तो उसके लिए होगा कैसे? तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आधार व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण कैसे? तो 1 घंटा रोज शारीरिक और मानसिक हलचल करने से वो संस्कार बनते हैं और वही बार बार करते जाएंगे तो संस्कार स्थिर होता है, आदत बन जाती है, फिर स्वभाव में परिणत होता है। के कारण मैं उसी लक्ष्य को लेकर तब निकला था, उसी लक्ष्य को लेकर आज भी हूँ। किसी एज में आप आरएसएस को आए? हम 1943 का जन्म है, 1960 ओके। और 17 साल 18 साल एमएससी में एडमिशन हुआ था। यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हुई थी, मई महीने में कंसर्ट बना था। आपको क्या लगता है आरएसएस का जो लक्ष्य है, जो काम है, जो बौद्धिक में सिखाते हैं, जो प्रैक्टिकली फिजिकली काम करवाते हैं, वो सब कुछ अभी भी वैसे ही चल रहा है इस देश में? हम तो कोशिश कर रहे हैं चलाते रहने की, बाकी का विषय हमारा नहीं है। संघ के जो अधिकारी होंगे उनसे ये सवाल पूछना ज़्यादा माकूल रहेगा। हम थोड़े अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। अनौपचारिक रूप से अंदर हैं, औपचारिक रूप से बाहर हैं। आपको क्या लगता है आरएसएस अच्छा है या राजनीति अच्छा है? हम तो राजनीति में गए भी संघ के ही लोगों के कहने से गए, तो हमारे लिए तो संघ ही प्रथम है। राजनीति का हमने सोचा भी नहीं था। ये तो हमको संयोग घटता गया है। शाखा का काम करते थे, विभाग का काम किया, विद्यार्थियों का काम किया, तब तक आंदोलन आ गया बिहार का, जयप्रकाश आंदोलन। ओके। तो मुझे पुलिस पकड़ने लगी। मैं अंडरग्राउंड हो गया, आंदोलन में लग गया। फिर साल भर बीतते बीतते इमरजेंसी आ गई, फिर आंदोलन में ही रहा। 77 में मुझे विद्यार्थी परिषद का काम दिया गया। 75 से तो भी काम दिया गया संघ की ओर से, मैंने वो पूरा किया। 88 तक 88 मुझे बुलाया गया संघ कार्यालय दिल्ली और कहा गया कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। हमने पूछा भावराव जी से कि मैं तो इस क्षेत्र को जानता नहीं हूँ, संघ को थोड़ा जानता हूँ, विद्यार्थी परिषद को थोड़ा जान गया हूँ, खुद को थोड़ा जानता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र मेरे लिए टोटली अपरिचित है। मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा तो मुझे नहीं मालूम, ये तो आप पर ही मैं छोड़ता हूँ। एक बार फिर से सोच लीजिए, तब मुझे बता दीजिए। उन्होंने 4 दिन के बाद फिर बुलाया, मैंने सोच लिया है और लोगों से बात कर ली है, तब तुमको वही काम करना है। हमने एक सवाल पूछा था, हमने पूछा था कि भावराव जी नया क्षेत्र है, गलतियां ना हो जाए, इसके लिए आप हमको कुछ निर्देश बताइए, मैं क्या ध्यान रखूं। भावराव जी ने कहा कि देखो, अपनी लाइफस्टाइल में कोई बदल मत आने देना, जैसे रहते हो फंटूस की तरह वैसे ही रहा करो। न गाड़ी की चिंता करते हो, न प्रवास पर कमी रखते हो, वैसे ही रहा करो, ये उन्होंने निर्देश दिया था। जी, आप आरएसएस में थे, पॉलिटिक्स में गए। आरएसएस के हर एक कार्य, बौद्धिक या शिक्षा में किधर भी एक आदमी को नीचे गिरवाने का, नीचे गिराने का, तुच्छ भाव से देखने का, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। मगर वो पॉलिटिक्स में है। ऐसे आप बहुत सारे फेस कर चुके हैं, तो आपके दिल को कुछ दर्द सा नहीं लगा उस टाइम में? मैं मानता हूँ
देखिए, समाज परिवर्तन इतना ही होता है जितना परिवर्तन चाहने वाले अपने अंदर परिवर्तन करते हैं। नहीं तो नारेबाजी होती रहेगी, वातावरण बनता रहेगा, तो स्थिति नहीं बदलेगी। जहाँ तक हमने देखा है, हर क्षेत्र का अपना स्वभाव है, अपना वैशिष्ट्य है, अपना विकार है। तो ये स्वभाव के अनुकूल वैशिष्ट्य का उपयोग करते हुए विकारों से बचने की आंतरिक व्यवस्था से युक्त कार्य पद्धति जहाँ इवॉल्व होनी चाहिए, उसमें अगर नहीं हुआ तो समस्या आएगी। फिर से दूसरा, हर मनुष्य पूर्वजन्म कर्म संस्कार और आनुवंशिक संस्कार और यह जन्म संग से उसका व्यक्तित्व निरूपित होता है। तो इसमें से संघ का रोल यह जन्म संग में है। जैसे पूर्वजन्म के संस्कारों का परिणाम भी होता होगा कर्मफल का, तो वैसे देखेंगे इस जन्म में तो संगत का असर होता है। इसलिए उस क्षेत्र में जाने के बाद, जैसे मैंने पूछा था भौरव जी से क्या करना, वैसे ही जैसे आप कटहल आप जानते हैं, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट को काट करके निकालने वाला अपने हाथ में हल्का तेल लगा लेता है। तेल अगर नहीं लगाया तो कटहल के रस में हाथ सन जाता है, कपड़े में लग जाए तो भी सन जाता है। इस तरह से अपने जो संघ का कार्य है वो यही है कि तेल लगाने वाला काम है, ठीक जिससे कटहल को छुए तो भी उसका दाग ना लगे। फिर क्या होता है, पूर्व जन्म का कर्म संस्कार, आनुवंशिक संस्कार, यह जन्म के संग में कहीं न कहीं गड़बड़ कठिनाई सब मिला जुला कर असर पड़ता है, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है उसका। कारण यही प्रश्न आता है, समस्या आती है। हम मानते हैं कि अपना योगदान तो ठीक रहे। So if you want to become a solver of the problem, you should fulfill 3 conditions. 1, don't become a problem. B, don't add to the existing problems. 3, don't create new problems. And these 3 should be assessed by others, not by you. Then you can play the role of problem solver. अदरवाइज यू कांट। अभी आप के पर्सनल के बारे में, गोविंदाचार्य जी का रूटीन कैसे रहता है डेली? कोशिश करते हैं 5:30 पौने 6 बजे उठना, रात में 10 बजे तक काम करना, 10:30 तक सो जाना। रूटीन तो इतना ही है, बाकी तो जहाँ जाते हैं उसके अनुसार रहना। जैसे अपने घर में आए यहाँ के अनुसार रहेंगे, वो पिट्टू मिलेगा वो पिट्टू खाएंगे, कहीं छोला भटूरा मिलेगा छोला भटूरा। ऐसे नहीं है कि स्पेसिफिक यही फूड खाना है। ये हमारी माँ ने बहुत अच्छा संस्कार दिया था। खाते समय में वो देखती थी क्या पसंद नहीं है तो पहले खिलाती थी, जो पसंद नहीं है वही पहले खिलाती थी। और यही कहती थी कहीं बाहर जाओगे भूखे रहोगे क्या, यही रहा तो क्या करोगे। चाहे बैंगन हो चाहे करेला हो। इसलिए इसका बहुत लाभ हुआ मुझे। विषय ये इश्यूज नहीं रहते, वहाँ जैसा रहता है वैसा। और इसमें और एक अनुभव आता है, कम खाने और नहीं खाने से समस्या बहुत कम होती है। और समय को समय खाने से और ज्यादा खाने से समस्याएं होती है। उनका साफ साफ कहना था कि वो एक विदेशी महिला को देश का प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर उन्होंने मीना बाग स्थित परिसर में 16 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक धर्मपाल भी उपस्थित थे। इसके 2 दिन बाद 18 मई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राष्ट्रपति महोदय ने गोविंदाचार्य को राष्ट्रपति भवन बुलाया और बात की। इसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी से भी बात की और उनसे कई सवाल पूछे। इस बीच मामला तूल पकड़ चुका था। अपने को चौतरफा घिरती देख सोनिया गांधी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया।
आपको इस काम के लिए आरएस आने के बाद ही ये मोटिव मिला, या इससे पहले भी आपको ये मोटिव मिला था कि समाज में कुछ बदलाव लाना है, या आप कुछ जॉब करने के चिंता में थे, या आपके फादर मदर? शायद पिताजी हमारे मेरे 1.5 साल की उम्र में दक्षिण भारत तमिलनाडु से उठ करके काशी आ गए थे और रामानुज वेदांत के प्राध्यापक होकर आए थे। हम सब लोग, हम 1.5 साल के थे, पूरा परिवार चला आया वाराणसी। शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। उसमें कक्षा 9 में जब मैं पढ़ता था, हिंदी टीचर थे हमारे पंडित मोहनलाल तिवारी, चारधारा से वो कम्युनिस्ट थे, लेकिन तो गरीब थे। ओके। तो उन्होंने मुझे बिना बताए किताबें दी पढ़ने को। मैक्सिम गोर्की की माँ, महाकवि निराला जी का कविता संग्रह, ये सब दिया उन्होंने। तो इतना बना कि गरीबों के प्रति संवेदनशीलता, जो पीछे रह गए हैं। महात्मा गांधी ने जो तिलस्म के बारे में कहा था, सबसे पिछड़े व्यक्ति, पिछड़ा व्यक्ति कौन, ये भी गांधी ने एक्सप्लेन किया है। सबसे पिछड़ा भारतीय संदर्भ में भूमिहीन, हरिजन, विधवा, यही सबसे पुराना, सबसे गरीब माना जाएगा। ये सब मुझे स्कूल लाइफ में एक हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, रुस्तम साटिन, हमारे मोहल्ले के बगल में वो चाय की दुकान पर स्टोर लगाकर बैठते थे। कोई भी रिक्शे वाला कुछ भी प्रताड़ित हुआ, वहाँ जाता था, उसको लेकर थाने जाते थे। उसमें कभी वो इनकार नहीं करते थे। तो ये मुझे तो गरीबों के प्रति संवेदनशीलता और थोड़ा तो बहस हमारे अंदर बना, उसके कारण बना है। और यही बात संघ में ज्वाइन किया था, हमारे प्रोफेसर थे शारदा शरण सिंह, उन्होंने एड्रेस किया था। तो उन्होंने यही कहा था कि देखो, कोई भी देश आज़ाद होता है, उसने अपनी स्वतंत्र रूप से शिक्षा नीति बनानी चाहिए। हमने अपने देश में वही शिक्षा नीति को कंटिन्यू रखा है जो अंग्रेज़ों के समय की थी। इसलिए बाहर से कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सिटीजनशिप की क्वालिटीज़ इम्पार्ट हो सकें। देशभक्ति, परिश्रमशीलता, सामाजिक दायित्वबोध और निर्भयता आ सके। इसके लिए शिक्षा पद्धति से ही होना चाहिए। शिक्षा पद्धति ऐसी है नहीं, तो बाहर से कुछ होना चाहिए। तब डॉक्टर हेडगेवार ने बाहर से कहीं इन्फ्यूज़ करने के लिए भाव, देशभक्ति, परिश्रमशीलता, अनुशासन, दायित्वबोध के लिए उन्होंने कहा, रोज शाखा में आइए, 1 घंटे का समय दीजिए देश के लिए। उसमें आपको संस्कार मिलेगा, मानसिक, शारीरिक, मानसिक गीतों से मिलेगा, कथा कहानी से बौद्धिक मिलेगा, खेल कूद से शारीरिक अच्छा होगा। इसे मिला जुला कर जब आप करेंगे, इसका लाभ आपको होगा, व्यक्ति के नाते से भी, देश के नाते से भी। ये उन्होंने कहा था। तो आज उन्होंने पूछा उस मीटिंग में कि मेरी इस बात से जो कन्विंस्ड हैं वो हाथ उठाइए। हमने हाथ उठा लिया। उन्होंने कहा कि अच्छा, जो आप कन्विंस्ड हैं, तो आप मॉरल आदमी हैं कि नहीं? उन्होंने हाथ उठाया, हाँ है। तो आपको शाखा शाम को दिखना चाहिए। आपको मैं शाखा पर देखूं तब मैं मानूंगा। उनका हाँ ठीक है। तो शाम को शाखा खोज कर पहुंच गया। तो 60 की बात है, बीएससी पास कर चुका था, एमएससी में एडमिशन हो गया था। यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हुई थी, जुलाई में शुरू होने वाली थी। आप वाजपेयी के ज़माने में भी काम कर चुके हैं, अडवाणी साहब के साथ भी बहुत अच्छा नाता आपका है, तो आपको कैसे फील हुआ था उनके साथ काम करने में, और आपके दौर में जो चल रहा है? उन लोगों को मैं अभिभावक के नाते देखा है, और मैं उनका बच्चा बनूं। ओके। यही भाव मेरे मन में शुरू से रहा है, अभी भी यही भाव है। अटल जी तो नहीं रहे, तो भी मैं ऐसा मानता हूँ, उस समय की राजनीति में सबसे ज़्यादा संवेदनशील नेता वो चंद्रशेखर और अटल बिहारी होते थे। ओके।
आपको कैसे लगता था उनके साथ काम करने में? हम उनको बता के रखते थे हम जो कुछ भी करते थे, हम्म, बाकी उनको उन्होंने करने की छूट दी थी। हम्म, इसलिए अन्य दलों से संपर्क की बात हो या विचारधारा के स्तर पर इंटेलेक्चुअल सेल शुरू करने की बात हो, लाइब्रेरी शुरू करने की बात हो, प्रशिक्षण शिविर की बात हो, या केवल धरना सेठों के आधार पर पार्टी न चले, हम्म, कार्यकर्ताओं के योगदान से चले, उसके लिए आजीवन सहयोग निधि इकट्ठा करना। जैसे हर कार्यकर्ता साल में जो संभव है 1,000 रुपया दे, उससे उस समय 4 करोड़ रुपया हो रहा था। 2 करोड़ रुपया केंद्र रखे और 2 करोड़ रुपया प्रदेशों में बांट दें, ये व्यवस्था बनाई थी। ओके। ऐसे अनेक बातें जो कर पाए, तो अटल जी अडवाणी जी का विकसित तो कारण ही था। क्यों गोविंदाचार्य जी शादी नहीं किए? शादी नहीं की, इसी के लिए इसी काम में हुआ। ऐसा एक बार ऐसा भी हुआ कि हमारे सामने प्रपोजल आया, हम प्रचारक से, हमारी माँ ने प्रपोजल भिजवाया था, तो कुछ नहीं करना है, खाली तुम प्रचारक रहो, तुम शादी कर लो, और घर बार पत्नी देखेगी, पत्नी काम करती है, उनका वो तो ठीक है। प्रचारक निकलना केवल समय देने की बात नहीं होती है। मान लो मैं प्रचारक भी हूँ, तुम्हारे कहने के अनुसार शादी भी हो गई, बच्चा हो गया, और मैं गुवाहाटी में हूँ, बच्चा यहाँ बीमार है बनारस में, मन बटा रहेगा। हाँ सही है। इसलिए सवाल केवल शादी का नहीं है, मन के एकाग्र होने का। इसलिए संघ ने कहा कि प्रचारक रहना है कि ये ध्यान रखो कि राम की मर्यादा और रावण का उपभोग दोनों साथ नहीं चलेगा। कुछ लेना है, कुछ करना है, तो उसकी कीमत भी चुकता करनी पड़ेगी। आधार पर मैंने जिया है। इस त्याग से आपको क्या मिल रहा है? कौन सा त्याग? जो आप शादी जो करने का त्याग लाभ तो हुआ ना। हाँ। अभी तो मैं ये कल्पना नहीं कर सकता कि शादी के बाद क्या होता है। मैं कई मित्रों के शादी के बाद हालचाल देखता रहता हूँ, हालचाल देखता रहता हूँ, उनका भी हालचाल देखता रहता हूँ, उनके परिवार के लोगों का हालचाल देखता रहता हूँ। मुझे लगा कि मेरा वो डिसीजन ठीक ही था। ओके।